कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर में उस घर को उड़ा दिया है जहां आतंकी छिपे हुए थे। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कल से ही इसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। यहां पर लश्कर के डिविजनल कमांडर समेत 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और यहां से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 4 ऐसे जवान हैं जिनके घायल होने की खबर है। देखिए, जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में पिछले कुछ दिनों के दौरान अगर आप देखेंगे जिस तरह से आतंकी गतिविधि बढ़ी, उसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव है और कल से ही ये अलग अलग इलाकों में, पुंछ की बात करें तो यहां पर भी 30 ऐसी जगह है जहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये जहां भी इनपुट मिल रहे हैं आतंकियों के छिपे होने के, वहीं पर सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव होकर वहां से उनके सफाई की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जिस तरह कल से ही यहां पर अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 3 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक लश्कर के डिविजनल कमांडर की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि 15 लाख का इनामी था उस्मान, जिसे अनंतनाग में ढेर किया गया। अनंतनाग की अगर बात की जाए तो कल यहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तीसरा जो आतंकी था उसको कोकरनाग में ढेर किया गया और उसके बाद भी अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीर को यहां पर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में, यानी इन 16 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 7 ऐसे आतंकी हैं जिनका खात्मा कर दिया गया है और अभी भी इनके जो साथी अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं, चूंकि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर एक बड़ी चुनौती जरूर रहती है सुरक्षा बलों के सामने और इसीलिए इन्हें ढूंढकर निकालना और फिर इनका खात्मा करना थोड़ी सी जरूर एक चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है और इसी वजह से इन्हें ढूंढना, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं ये उसी का फायदा उठाते हैं वहां पर और इसी वजह से थोड़ी सी देरी जरूर होती है। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है कि जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव है और इसी कड़ी में पिछले 36 घंटे में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और अगर पिछले 16 दिनों को आप देखेंगे तो 7 ऐसे आतंकी हैं जिनका खात्मा कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। पला देखिए, सेना ने आतंकी उस्मान को भी मार गिराया है, लश्कर ए तैयबा के आतंकी को मार गिराया, ये बड़ी जानकारी है। आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की घायल होने की खबर है। श्रीनगर के खानर इलाके में मुठभेड़ लगातार हो रही है। सेना की वांटेड लिस्ट में ये आतंकी उस्मान था। दरअसल आपको बता दें, 3 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल, न्यूज़पेपर्स में यह हेडलाइन दी गई है। बांदीपोरा जंगल में छिपे थे आतंकी। शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करके आतंकी जंगल की तरफ भाग गए थे। तलाशी अभियान में आतंकियों के हथियार से भरे हुए 2 पिट्ठू बैग भी इस दौरान बरामद हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आईडी से उस मकान को उड़ा दिया जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। इनपुट्स के आधार पर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस बड़ी सफलता बताते हुए इसको मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद को बरामद किया है। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों की मौजूदगी में इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। आतंकियों की फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तब मार गिराया। उसकी पहचान लश्कर ए तैयबा के कमांडर पाकिस्तानी आतंकी उस्मान के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं और श्रीनगर के अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। ये जो आतंकी है वो 20 साल से आतंक फैला रहा था, ये भी जानकारी मिली है आतंकी को लेकर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन पर फारूक अब्दुल्ला का अब स्टेटमेंट और ये विवादित स्टेटमेंट जिसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि आतंकियों को पकड़ना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, एकजुट होकर राष्ट्रहित के लिए करे काम। और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। आतंकवादी हमलों को लेकर सियासत गरमाई है, इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है। बडगाम हमले की जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और अब इस पूरे मामले पर आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से भी इस पर निशाना साधा कि आतंकी हमले सुरक्षा में चूक नहीं। राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आतंकियों को मारा नहीं बल्कि पकड़ना चाहिए।
चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्या कोई एजेंसी काम कर रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर अब सियासत आप देख रहे कि किस तरह से तेज होती नजर आ रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम आतंकी हमले की जांच की मांग की। उनके समर्थन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे संदेह है कि आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में सरकार को अस्थिर करने के लिए किए जा रहे हैं। बडगाम सहित सभी आतंकी हमलों की जांच होनी चाहिए। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए और हमें ये पता चल सके कि आखिर इसके पीछे कौन सी एजेंसी काम कर रही है, आखिर ये हमले अचानक से क्यों बढ़े हैं। ये तमाम जो सवाल हैं उनके तरफ से उठाए गए और हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा गया। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के द्वारा बडगाम आतंकी हमले की जांच की मांग का समर्थन करते हुए बारामती से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अब इस पूरे मामले पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस स्टेटमेंट के बाद अब सियासत भी खूब हो रही है। तो इस वक्त इस पूरे मसले पर आतंकवाद को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि घाटी में किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जो कि एक सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आतंकी गोलियां बरसाएंगे तो वहां पर क्या सेना उनको गिरफ्तार करने जाएगी या पहले उनको खत्म करेगी, क्योंकि वो तो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त सियासत इसको लेकर के बेहद तेज है। बीजेपी ने कहा कि उम्मीद ये थी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो भी केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर प्रशांत किशोर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। वो कहते हैं कि नौकरी देंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस बड़े ऐलान और आरजेडी जेडीयू के बयानों से रोजगार पर रार मचेगी। प्रशांत किशोर ने इमामगंज में जितेंद्र पासवान के लिए वोट मांगा और कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाना जन स्वराज का मकसद है। किशोर की चुनौती, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जन स्वराज पार्टी के वो संस्थापक हैं और प्रशांत किशोर बिहार में बेरोजगारी के मसले को लेकर के जमकर हमलावर इन दोनों नजर आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो। उनकी पार्टी को चुनौतियां भी देते रहते हैं। यहाँ पर जब वो पहुंचे थे गया में, यहाँ पर इमामगंज में, तो उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी बिहार के युवाओं को उनके राज्य में रोजगार देगी। किशोर ने यह भी कहा कि 2025 में छठ के बाद बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 में अगले वर्ष ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले। और ऐसे में जन स्वराज पार्टी, जिसका गठन किया प्रशांत किशोर ने, जो कि एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक डेब्यू एक तरीके से करने से पहले अलग अलग दलों के लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं। लेकिन अब क्योंकि खुद वो चुनावी मैदान में, आपको मालूम है कि बिहार में 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने चारों सीटों से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने यहां पर कैंडिडेट को बदला भी है, जिसके बाद भी सियासी बवाल देखने को मिला था। विपक्ष और सत्ता पक्ष उन पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने इस चुनावी दौर में एक तरीके से बेरोजगारी के मसले को लेकर के सवाल उठा दिए हैं आरजेडी के शासनकाल पर, यानी कि 15 वर्ष जब आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस पर, और उसके बाद आप समझिए 16, 17, 18 साल जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं, कभी वो एनडीए का हिस्सा होते हैं, उन पर भी यहाँ पर हमलावर नजर आए प्रशांत किशोर। और उन्होंने कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि 2025 के बाद हम खुद युवाओं को नौकरी बिहार में उपलब्ध करवाएंगे और देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आखिरकार क्या फैसला करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव की बात करेंगे, जिन्हें धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम महेश पांडे बताया जा रहा है। धमकी में जो इसने फोन इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद कर लिया गया, सिम की भी बरामदगी हो गई है। आरोपी का लॉरेंस गिरोह से कनेक्शन नहीं है। पूर्णिया एसपी की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी गई है। बाकायदा उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसका लॉरेंस गैंग से कोई भी संपर्क नहीं है। जिस फोन से इसने सांसद को धमकी दी थी उस फोन को भी जब्त कर लिया गया है और अब जो आगामी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि एम जैसे कैंटीन्स में ये शख्स काम कर चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि इसका माननीयों से सीधा संपर्क है। अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल चल रही है, इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसने ये कदम उठाया क्यों है। लेकिन जब इससे लॉरेंस गैंग को लेकर सवाल पूछा गया तो इसने इस बात को क्लियर किया कि इसका लॉरेंस गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से
सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली थी जान से मारने की, और अब ये शख्स दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम महेश बताया जा रहा है। और अभी तक जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई है उसमें इसी बात का खुलासा हुआ है। हालांकि अब इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि इसका जो संपर्क है सांसद के कई सहयोगियों से भी रहा है, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है। इसके साथ साथ अब हर एक एंगल से इसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि कई नंबरों से धमकियां दी गई थी। जिस नंबर से पहली बार धमकी दी गई थी उसी में इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब जो आगामी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि एम्स और मंत्रालय की जो कैंटीन्स हैं वहां पर ये काम कर चुका है, लेकिन फिलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा था। और अब जब इसने धमकी दी, चूंकि जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हुई तो शुरुआती जानकारी यही निकलकर सामने आई कि यही पहला शख्स है जिसने धमकी दी, क्योंकि धमकी कई बार मिल चुकी थी। हालांकि अब इससे इसका फोन जब्त कर लिया गया है, सिम भी जब्त कर लिया गया है और अब इससे जो अगली पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर अब छत्तीसगढ़ से आपको बताएंगे। बलरामपुर में हुआ है दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। हादसे में एक बच्चे समेत कुल 6 लोगों की मौत की जानकारी है। राजपुर कुसमी मेन रोड पर यह हादसा हुआ है। देखिए कैसे ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। दर्दनाक हादसा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें से एक बच्चा भी शामिल है जिसकी मौत हुई है। कार अनियंत्रित हो गई और जाकर तालाब में जा गिरी। राजपुर कुसमी मेन रोड के पास यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है, जांच पड़ताल तेज हो गई है। बेकाबू कार तालाब में जा गिरी, 6 लोगों की मौत की जानकारी भी इसमें मिल रही है। बढ़ते खबरों में आगे और पाकिस्तान से ये खबर, जहां बलूचिस्तान में ब्लास्ट, 7 की मौत और 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। मोटरसाइकिल में आईडी लगाकर ब्लास्ट किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्लास्ट की खबर है। 7 लोगों की इसमें जान चली गई। धमाके में 3 लोग घायल हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाजरत हैं। तो वहीं मरने वालों में बच्चे और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का मददगार गिरफ्तार हुआ है। ग्रेनेड, पिस्टल समेत हथियार की बरामदगी हुई है। तैयार कर रहा था नया आतंकी मॉड्यूल। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर से अहम खबर, और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो बहुत तेज है। सबसे बड़ी बात है कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वहां पर लोग मौजूद हैं जो कि इन आतंकियों के लिए एक मददगार साबित होते हैं। इसी को लेकर के जब ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन चल रहा था तो सेना को एक बड़ी सफलता मिली, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के मददगार को अरेस्ट कर लिया गया। अब जाहिर है कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी। आखिर कोई व्यक्ति इस तरीके से क्यों कृत्य कर रहा था? क्या चंद पैसों के लिए वो अपने ईमान का सौदा कर देता है? क्या चंद पैसों के लिए वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं? ये तमाम ऐसे विषय हैं जो, और ये सवाल है जो कि लोगों के जहन में है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी वारदातें हुई हैं, सेना का एक कॉन्वॉय जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे आतंकियों को ये टिप ऑफ दिया जा रहा है कि वहाँ पर सेना का जो काफिला है वो इस रास्ते से गुजरेगा। ये तमाम सवाल थे जो कि उठने लगे थे। खासतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में पुलवामा में जब ऑपरेशन चलाया गया तो हिजबुल मुजाहिदीन के सपोर्टर को गिरफ्तार किया गया और कहा यह गया है कि इसके पास से हथियार की बरामदगी हुई है। अब जाहिर है कि पूछताछ में कई बातें निकल करके सामने आएगी, और कहा भी ये जा रहा है कि एक नए मॉड्यूल को दरअसल ये तैयार कर रहा था और इसी को लेकर के इसकी तैयारियां थी। अब ये नया मॉड्यूल किस तरीके का था, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे यहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, ये तमाम बातें लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे ऐसे और मददगारों तक पहुँचने में वहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, वो तमाम एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनको एक कामयाबी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की। चूंकि दिल्ली में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पॉल्यूशन की वजह से, वो एक बड़ी चिंता का विषय ज़रूर है। दिल्ली की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में इस वक्त दर्ज हो रही है। आपको ये बताएं, आनंद विहार की अगर बात की जाए तो AQI यहाँ पर 400 पार पहुँच गई है। NCR में फरीदाबाद सबसे साफ है। आंखों में चुभन फील हो रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और जहरीली हवाओं के आगोश में पूरा दिल्ली NCR आ चुका है। हालांकि AQI के जो आंकड़े हैं वो वाकई डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो आनंद विहार का इलाका, जहां पर देर रात भी जो AQI दर्ज किया गया था 411 दर्ज किया गया था। हालांकि सुबह के वक्त
थोड़ा से हालात यहाँ पर कह सकते हैं कि ठीक थे, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, दिल्ली के कई वो इलाके थे दिवाली के दिन जहाँ पर 900 से ज़्यादा पीएम दर्ज किया गया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के इस वक्त हालात दिवाली के बाद किस तरह के हो चुके हैं। आप ये समझिए, आनंद विहार है, बोराड़ी है, यहाँ पर AQI 400 को क्रॉस कर चुका है और अभी भी इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि दिल्ली में जल्द ही राहत नहीं मिलने वाली है लोगों को। और अब तो जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें आंखों में जलन जैसी फील हो रही है। और इसी वजह से अब दिल्ली के लोगों ने फैसला यही कर लिया है कि अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तभी वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने अब सुबह दिवाली के बाद तो मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ही बंद कर दिया है करना, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा इस वक्त जो है वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में इस वक्त नज़र आ रही है। और अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही ग्रैब 3 दिल्ली में देखने के लिए मिले। हालांकि अब चाहे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी फिलहाल पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो AQI 316 के करीब है। लेकिन एक राहत की बात दूसरी तरफ है फरीदाबाद से, जहां की जो आबो हवा है वो फिलहाल पूरे दिल्ली NCR के अंदर काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डरा रहे हैं। और दिल्ली सहित अब आप ये देखिए, दिल्ली NCR के कई वो इलाके हैं जिनमें गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ऐसे 19 शहर बताए जा रहे हैं दिल्ली समेत, जहां पर वायु प्रदूषण में 40% कटौती का लक्ष्य भी दिया गया है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिरकार इस पर कैसे काबू पाया जाए। जो दिल्ली के इस वक्त हालात बने हुए हैं वो जरूर एक चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली वासियों के अंदर अभी भी दिवाली के मौके पर भी लोगों ने इग्नोर किया घरों से बाहर निकलना, क्योंकि प्रदूषण ही इतना ज़्यादा है दिल्ली में। और लोगों ने शॉपिंग भी की है, तो एंड टाइम पर लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने शॉपिंग की। और अभी दिवाली के बाद तो फिर से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त दिल्ली में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब परेशानी होने लगी है। आंखों में जलन की समस्या लोगों को आ रही है, गले में खराश की समस्या लोगों को आने लगी है, क्योंकि दिवाली के बाद प्रदूषण का कहर लगातार जारी। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं, दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR के 3 शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित 10 ऐसे शहर में से 3 शामिल है दिल्ली NCR के। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी रिपोर्ट एक जारी की गई है। दीपावली के दिन अगले दिन सुबह की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में PM 2.5 का स्तर सबसे ज़्यादा रहा। तो दिल्ली NCR के जितने भी इलाके हैं वहाँ परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लगभग पूरी रात पटाखे यहाँ पर फोड़े गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में तो पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पटाखे पहुँचे और लोगों ने फिर फोड़े भी। तो देखिए, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्टेटमेंट का। जयशंकर बोले कि कुछ देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत विश्व मित्र बनकर सभी से मित्रता करना चाहता है। मल्टी पावर दुनिया में मित्रता अकेली नहीं रही। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया कि भारत विश्व मित्र बनकर सभी से मित्रता निभाना चाहता है। और देखिए, भारत थाईलैंड संबंध मजबूत होंगे, इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। और आपको बताते चले कि शनिवार को दिल्ली में एक बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा भी की गई है थाईलैंड के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच। तो देखिए, अभी आपको स्टेटमेंट बता रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10वीं के छात्र ने अपने ही घर में करवाई है 40 लाख की चोरी। उत्तराखंड से मामला आया है सामने। आपको बता दें, नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था ये चोरी का मास्टरमाइंड। उधार से परेशान था, जिसने 50,000 रुपए उधार लिए थे और उसे ही चोरी करने के लिए अपने घर भेज दिया। CCTV फुटेज और कार के नंबर के आधार पर चोरों तक पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की जांच अब तेज हो गई, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ऑनलाइन गेमिंग की लत जिसने 10वीं के छात्र को अपने ही घर में चोरी कराने पर मजबूर किया। आपको बता दें कि 40 लाख रुपए की चोरी कराई गई इस छात्र से। उत्तराखंड का ये मामला है, जहां से नैनीताल का मामला सामने आया। एक बोर्डिंग स्कूल में ये पढ़ता था छात्र और यही चोरी का मास्टरमाइंड था। उधार से परेशान था, उधार की लत इसे थी, जिससे 50,000 रुपए उधार लिए थे, उसे ही अपने घर में चोरी करने के लिए भेज दिया। इसके बाद फुटेज सामने आया। CCTV फुटेज और कार के नंबर के आधार पर चोरों तक पुलिस पहुंची और इस कार्रवाई को आगे अंजाम दिया।